गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे भूस्खलन के बारे में। तो लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। देखिए, जो भूस्खलन होता है वह तीव्र होता है, ठीक है। उसकी जो स्पीड होगी वह काफ़ी ज़्यादा होगी और इसमें आप ये कहेंगे कि जिस पदार्थ का भूस्खलन हुआ है वह शुष्क होता है। असंलग्न वृत्त का आकार एवं आकृति, सेल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश व ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। देखिए, ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश आवर्तन रोटेशन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसर्पण करती है। पृथ्वी के पिंड के पश आवर्तन, पृथ्वी का जो पिंड है उसके जो रोटेशन के बिना मालवा का तीव्र लोटन या स्खलन मालवा स्खलन कहलाता है। मलबा जो स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक में मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। सहस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल या वृत्त के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। यदि मैं तीव्र ढाल की बात करूं तो वहां पर जो सेल का स्खलन होगा वह काफ़ी विध्वंसक होगा। चित्र 6.3 तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच को दर्शाता है। तीव्र नति से संतरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन का एक समयपात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उथले स्तर से होता है जो इसे सेल स्खलन से अलग करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ से, अब हम बात करेंगे अपरदन की और निक्षेपण की, ठीक है। इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है इसके बारे में। अपरदन के अंतर्गत सेलों के मलबे की एक्वाइजेशन अवाप्ति एवं उनकी परिवहन को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो अपरदन के अंदर हम क्या सम्मिलित करते हैं, जो मलबा जो है, ठीक है, वह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करता है तो ये चीज़ इसमें सम्मिलित की गई है। पिंडाकार सेलें जब अक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाती हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। अपरदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदर्शय विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है। जो अपक्षय है, ठीक है, वह अपरदन में सहायक होता है। एक कारक आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं होता है। अपक्षय वृत्त, क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। वृत्त संचलन एवं अपरदन में अंतर है। वृत्त संचलन में सेल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधरातल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवर्त परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखिए, यहाँ मैं अपरदन की बात करूँ और परिवहन की बात करूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें गतिज ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित होती हैं। गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो अपरदन और परिवहन इनका ज़्यादा होता है। धरातल के पदार्थों का अपरदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपरदन के 2 अन्य कारक लहरों एवं धाराओं द्वारा या भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं। लहरें कहाँ काम करती हैं? जो थल अक्षेत्र है वह जलमंडल का अंतरापृष्ठीय जो तटीय अक्षेत्र होगा वहाँ पर, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी अक्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि सेलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राय हैं तो वे केवल कास्ट आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन की
अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों में वेग की कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल या बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। पहले कैसे होंगे भाई? स्थूल होंगे, बाद में क्या होंगे? सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होंगे। निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल है, हिमानी है, वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में हम देखेंगे, जहां हम भू आकृतियां व उनका उद्भव में विस्तार से वर्णन करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण के बारे में। ठीक है, तो देखिए, आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं। आपके कपड़ों पर भी कई बार मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है, क्या आप बता सकते हैं? मृदा जो है वह एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। ठीक है, इसमें जो ये क्रियाएं हैं ये लगातार चलती ही रहती हैं। मृदा अपक्षय, अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का भी माध्यम है। यह एक परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व है। ठीक है, यह परिवर्तित होता रहता है और विकास के लिए यह जरूरी है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। जैसा मौसम होगा उसके अनुसार इसकी कुछ विशेषताएं बदल जाती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क या आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत शुष्क होती है तो जैविक क्रिया जो है वह मंद हो जाती है। देखिए, जैविक क्रियाएं कब मंद हो जाएंगी? या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उस सिचुएशन में हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो जैविक क्रियाएं हैं वह कम हो जाएंगी। यदि इसमें पत्तियाँ गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। देखिए, घासें यदि सूख जाती है या पत्ते वगैरह इसमें पेड़ों के गिरते रहते हैं तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो जैव पदार्थ हैं उनकी मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं। मृदा निर्माण या मृदा जनन जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, पेडो जेनेसिस वर्ड आप इसके लिए यूज़ करते हैं। सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती हैं। यह अपक्षयी परिवार ही मृदा का निर्माण का मूल निवेश है। सर्वप्रथम अपक्षयित परिवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निष्कृष्ट पौधे जैसे कि काई है, लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। परिवार एवं निक्षेप के अंदर कई गुण जीव भी आश्रय प्राप्त करते हैं। जीव इन पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। देखिए, जो जीव होते हैं या पौधे होते हैं, इनके जो मृत अवशेष होते हैं वो किस काम में आते हैं? जो मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज छिद्र में एवं स्पंज की तरह होता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं मृदा के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 5 मूल कारक दिए गए हैं। सबसे पहले हम मूल पदार्थ की बात करेंगे, फिर स्थलाकृतियों की, फिर जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय की। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर जलवायु के बारे में। तो देखिए, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है। सबसे पहले पर्वणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। अब पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। मूल जो पदार्थ हैं उनके बारे में। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्थानीय या उसी स्थान पर अपक्षित जो सेल या मलबा या लाए गए जो निक्षेप हो सकते हैं वो हो सकते हैं। मृदा निर्माण गठन, संरचना तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत
अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई और मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन होती हैं, जब यंग स्टेज पर होती हैं, तो पर्याप्त प्रिकवर नहीं होती, तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब ये स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट करती हैं तो ऐसी मृदा और जो उसकी मूल सेल है उनमें जो संबंध है वह काफ़ी घनिष्ठ होता है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहाँ अपक्षय की प्रक्रियाएं विशिष्ट एवं विचित्र होती हैं, मिट्टियाँ मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। अब बात करेंगे टोपोग्राफी, जो वहाँ की स्थलाकृति होगी उसके बारे में। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रित कारक है। स्थलाकृति मूल रूप के आच्छादन तथा अनावर्त होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अपप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंधों में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा जो है वह छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपर्दन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी जिससे आप ये बर्तन वगैरह भी बनाते हैं, क्ले तथा जैव पदार्थों के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा या काला हो सकता है। जैविक क्रियाएं देख लेते हैं इसमें। वनस्पति आवरण इन जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इसमें जैव पदार्थ बने रहते हैं, नमी धारण करने की क्षमता बनी रहती है, वे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। जो मृत पौधे होते हैं वो मृदा को क्या प्रदान करते हैं? ह्यूमस प्रदान करते हैं। और कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के वियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उपार्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के सहसंतर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं संघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइबोसोम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है। ठीक है, जो राइबोसोम है वह कहाँ रहता है? जो जंतु वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ ग्रंथिकाओं में रहता है तथा मेज़बान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए और कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। कालावधि देख लेते हैं। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसकी पार्श्विका का विकास निर्धारण करता है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती हैं तथा उनमें सेंसर का अभाव होता है अथवा कम विकसित सेंसर मिलता है। संपूर्ण प्रक्षेपण में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। ठीक है, आपका चैप्टर ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।